ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, रचना, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये लगातार पेपरों में पूछे जाने वाला सवाल है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, और मैंने इसमें पूरी बारीकियों के साथ में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया गया है। डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं बच्चों। अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर क्या चीज है, तो आप कहेंगे बच्चों ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। अन्योन्य प्रेरण आप जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, दूसरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण आपने पढ़ा था। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही बदला जा सकता है बच्चों, दिष्ट धारा के विभव को नहीं बदला जा सकता, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रांसफार्मर ये काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, देखो काफी महत्वपूर्ण बात है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अच्छा, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्चाई, उच्चाई मतलब ऊंचा करता होगा। किस चीज को? विभव को करता होगा, क्योंकि विभव ही बदलता है ये। तो हमने कहा इसके द्वारा प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विभव को, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विभव को, प्रत्यावर्ती धारा कैसी है? प्रबल है, विभव कैसा है? निम्न है। निर्बल प्रत्यावर्ती धारा के उच्च विभव में बदलता है। यानी विभव, विभव यहाँ पे कम था उसको उच्च करता है। पहले धारा ज्यादा थी, विभव कम था, अब धारा कम है, विभव ज्यादा है, वोल्टेज हाई हो जाते हैं। यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विभव को दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा के उच्च विभव में बदलता है। अपचयी ट्रांसफार्मर की बात करें, इसके द्वारा उच्चयी ट्रांसफार्मर इसका अपोजिट काम करता है बच्चों। इसके द्वारा निर्बल प्रत्यावर्ती धारा के उच्च विभव को, उच्च विभव को प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के निम्न विभव में बदला जाता है बच्चों, निम्न विभव में बदला जाता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा 11,000 वोल्ट, 55,000 वोल्ट, 77,000 वोल्ट, 75,000, 99,000 वोल्ट, 98,000 वोल्ट के ऐसे करके तार जा रहे हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा को भेजा जाता है तो हाई वोल्टेज करके भेजा जाता है। और आपने देखा होगा जब आपके घर पे लाइट आती है तो 220 वोल्ट, ठीक है। तो वो जो हाई वोल्टेज है 11,000 वोल्ट को ये जो ट्रांसफार्मर हमारे आसपास लगे रहते हैं वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या है? अपचयी ट्रांसफार्मर में। अब जब हमें कहीं दूसरी जगह भेजनी है तो उच्चयी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। उससे निम्न जो विभव है, निम्न विभव है, उसको उच्च विभव में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। तब ये दोनों ट्रांसफार्मर, यहाँ उच्चाई और जब हमें इसे यूज करना होता है, कंजप्शन करना होता है 11,000 वोल्ट को 220 में, तब अपचयी ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें रचना की बात करें, देखो बहुत ही साधारण सी इसकी रचना है। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रॉड बना लेते हैं। अब नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके, ठीक है। जैसे ये आप देखो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये बहुत सारी पत्तियां हैं बच्चों, ये देखो ये पत्तियां हैं इसके अंदर, ये बहुत सारी नर्म लोहे की पत्तियां। तो नर्म है तभी तो ये मुड़ पा रही हैं। नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार, ये कैसी क्रॉड बना ली? आयताकार पटलित क्रॉड बना लेते हैं। अब देखो नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार पटलित क्रॉड बना लेते हैं। इसका पूरे का मतलब समझो। मैंने कहा पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है, वैसे भी तो काट सकते थे, पत्तियों का क्यों बनाया? पत्तियों का इसलिए बनाया बच्चों कि भंवर धाराएं इसमें कम उत्पन्न हो, ठीक है, एक में ज्यादा उत्पन्न हो जाती। अच्छा, आयताकार है, पटलित क्रॉड, पटलित क्रॉड का मतलब है ये पूरी क्रॉड है, पटलित का मतलब है लेमिनेटेड बच्चों। पटलित का मतलब होता है इसके ऊपर ये जो पत्ती है, जैसे ये वाली पत्ती है बच्चों, इसके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ी हुई है, ऐसी लेयर है कि इसका जो इस पत्ती का करंट इस वाली में नहीं जाएगा और इसका इसमें नहीं जाएगा, एक दूसरे में नहीं जाता है, इसे कहते हैं पटलित क्रॉड।
तो हमने कहा इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक आयताकार पतली रॉड बना लेते हैं ताकि पत्तियां एक दूसरे से अलग रहें। पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी हैं लेकिन अलग हैं, करंट नहीं जाएगा एक दूसरे में, अलग रहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें इस बात पर। देखो बहुत ही अलग बात है, बहुत ही सिंपल बात है। पटलित क्रॉड बना लेते ताकि पत्तियां एक दूसरे से अलग रहें और इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो और ऊर्जा की हानि ना हो। भंवर धाराओं से ऊर्जा की हानि होती है बच्चों। भंवर धाराएं क्या होती हैं आप जानते ही होंगे। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे या फिर उसके तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें विद्युत धाराएं भंवर के समान, जल में पड़े भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जल में भंवर पड़ते हैं वैसे इसमें धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब धारा इसमें बहेगी बच्चों तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो हमने कहा और ऊर्जा का ह्रास ना हो। इस क्रॉड पर तांबे के तारों की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, यानी एक कुंडली इधर से एक कुंडली इधर से, दो कुंडलियां इसमें लपेटी जाती हैं जो जो क्रॉड और एक दूसरे से अलग रहती हैं। यानी जो 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 कुंडलियां होती हैं वे एक दूसरे से अलग रहती हैं, क्रॉड से भी अलग रहती हैं बच्चों। ठीक है, इसमें एक कुंडली मोटी व कम फेरों की होती है। इसमें एक कुंडली क्या होती है, कम फेरों की होती है बच्चों। यहाँ देख रहे हैं आप, ये कम फेरों की कुंडली है, इसमें कम फेरे और ये मोटी होती है, तथा दूसरी कुंडली ज्यादा फेरों की होती है और पतली होती है। ठीक है, अधिक फेरों की और पतली होती है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली कम फेरों वाली तथा द्वितीयक अधिक फेरों वाली होती है, जबकि अपचाई में इसके विपरीत होता है। अगर आपको उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो पहले वाली कुंडली को आप छोटी रखिएगा, मोटी रखिएगा, और दूसरी वाली कुंडली को पतले तारों की रखिए और अधिक फेरों वाली रखिए। बात समझ में आई आपको बच्चों? ये रचना हो गई ट्रांसफार्मर की। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ में आ रहा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया विधि की बात करें बच्चों, इसमें हमने कहा माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है। एन यानी प्राइमरी कोयल में फेरों की संख्या एनपी। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्वप्रेरण की घटना के कारण इसमें विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या तो माननी पड़ेगी ना कुछ, तो हमने कहा एनपी है, दूसरी कुंडली में एनएस है। अब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें स्वप्रेरण की घटना होती है, सेल्फ इंडक्शन, आप जानते ही। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया बच्चों बहुत अच्छे से। ठीक है, स्वप्रेरण कहते हैं। और ये इसमें क्या हो जाता है बच्चों, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी कुंडली के तल से बद्ध तो उस कुंडली में क्या होता है, स्वप्रेरण की घटना हो जाती है और विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल की बात करता हूं। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा उत्पन्न? अगर मैं कहूं प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल ईपी हो रहा है उत्पन्न, ईपी बराबर माइनस के एनपी और डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये कहां से? फैराडे के नियम से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दूसरा नियम है कि नहीं है? तो ये समीकरण फर्स्ट बना दो। कहां से? फैराडे के नियम से बना दो। फैराडे के नियम से ये इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। राइट। अच्छा, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण द्वितीय कुंडली में अन्यून पीड़ की घटना होगी। अगर पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो ये अन्यून पीड़ की घटना होती है और दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ईएस है तो बेटा ईएस बराबर, फिर उसमें विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? माइनस के एनएस और डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। बोलो, ये समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब बच्चों समीकरण फर्स्ट में सेकंड से दे दो भाग। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या कर दो? भाग दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कर देंगे ईपी अपॉन ईएस बराबर माइनस के एनपी अपॉन एनएस, माइनस के एनपी अपॉन एनएस इंटू ऊपर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों ईपी अपॉन ईएस बराबर एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? अगर कोई परेशानी है तो आप तत्काल में मुझे बताएं। ठीक है,
आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ईपी अपॉन ई एस बराबर एनपी अपॉन एन एस। यहाँ तक हम आ गए हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, अगर पहली कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो विद्युत भागबल जो ईपी है ना बच्चों, जो विद्युत भागबल है ईपी विभवांतर बीएस के बराबर होगा। ठीक है, अगर प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है तो जब प्रतिरोध ही नहीं लग रहा तो जितना विद्युत भागबल होगा उतना ही क्या होगा, विभवांतर होगा। तो जो ईपी है वो बीपी के बराबर होगा। तथा द्वितीय कुंडली का परपथ अगर खुला है, जैसे कि ये तो यहाँ पे ठीक है, हमने अभी बता दिया। अगर द्वितीय परपथ खुला है, खुला का मतलब इसमें धारा नहीं बह रही। अगर दूसरा सर्किट, अगर दूसरी वाली कुंडली का सर्किट खुला हुआ है यानी उसमें धारा नहीं बह रही, तो जो विद्युत भागबल ईएस है दूसरी कुंडली का, वो उसके स्रों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं बच्चों, तब आप कह सकते हो ईपी बराबर बीपी तथा तथा ईएस बराबर बीएस। चूंकि आपने यहां पहले देखा है इस समीकरण थर्ड के अंदर, यहां समीकरण थर्ड बना दो। समीकरण थर्ड से ईपी और ईएस यहां पहले से दे रखे हैं। ईपी बीपी के बराबर है, ईएस बीपी बीएस के बराबर है, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं समीकरण थर्ड से, नाउ समीकरण थर्ड से बच्चों, थर्ड से बेटा यहाँ पे ईपी, देखो यहाँ ईपी है तो मैं ईपी के सामने बीपी लिख सकता हूं। देखो बीपी अपॉन बीएस बराबर ये ईपी अपॉन ईएस बराबर एनपी अपॉन एनएस। ये समीकरण हो जाएगा आपका। ये समीकरण आपका थर्ड था बच्चों, ईपी अपॉन ईएस बराबर एनपी अपॉन एनएस। चूंकि ईपी बीपी के बराबर है, ईएस बीएस के बराबर है, तो मैंने इनको बराबर लिख दिया। अब इनका रिजल्ट कुछ भी आएगा ना तो उसे हम स्मॉल आर लिखते हैं। भाई इनका परिणाम तो कुछ आएगा ना, कि नहीं, इन दोनों इनका किसी का भी सॉल्यूशन करेंगे, इसका या इसका, तो जो परिणाम आएगा वो किसी न किसी संख्या के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे एक रेशियो मान लेते हैं जिसे हम परिणमन अनुपात कहते हैं। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ आर एक परिणमन अनुपात है बच्चों। आर क्या है, यहाँ आर परिणमन परिणमन अनुपात है। परिणमन मतलब रिजल्टेंट, अनुपात परिणामी अनुपात है। ठीक है बेटा, परिणमन अनुपात है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात कितना होता है बेटा, 1 से अधिक होता है। औपचाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर 1 से अधिक तथा अपचाई ट्रांसफार्मर 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता के अगर बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा कहा जाता है, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। यहां से ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। क्या, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति और बटे को क्या कहते हैं, अनुपात। ये अनुपात को हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। शक्ति क्या होती है, पी, पी बराबर वी इंटू आई होता है। तो निकलने वाली शक्ति को वी एस कह सकते हैं, धारा को आई एस कह सकते हैं, आई सफिक्स में एस, यानी पी बराबर वी इंटू आई होता है बच्चों। क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो यहाँ पे वी एस इंटू आई एस तथा निवेशी शक्ति बीपी इंटू आई पी। तो ईटा बराबर वी एस इंटू आई एस अपॉन बीपी इंटू आई पी। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे, तो ऊपर भी शक्ति नीचे भी शक्ति, तो फिर इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, राइट। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां, ये पेपर में पूछा गया सवाल, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कह रहा है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां। बच्चों व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ भिन्न है या कुछ कम होती है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार की बच्चों हानियां हो जाती हैं, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं बच्चों। पढ़ लेना बच्चों, अगर ट्रांसफार्मर आता है तो बीच में चिपका देता है इसमें होने वाली हानियां भी बता दो, या सिर्फ और सिर्फ हानियां पूछ ले तो बड़े ढंग से पढ़ लेना। तो हमने कहा बच्चों व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा से कुछ कम होती है। इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार की ऊर्जा हानियां होती हैं जिन्हें पूर्णतः टाला नहीं जा सकता, जिन्हें पूर्णतः टाला नहीं जा सकता है। ये हानियां निम्न है बच्चों। सबसे पहली बात करते हैं तांबे में हानि।
यानी ताम्र हानि। तांबे में हानि यानी जो कॉपर इसमें वायर लगा हुआ होता है बच्चों, ये भी तो गर्म होता हुआ, तो इसमें भी हानि होती है। जब प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो तांबे के फेरों में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है ना इसका, तो उसके कारण ये गर्म हो जाते हैं और ऊर्जा इसमें व्यय हो जाती है। इस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए ट्रांसफार्मर के चारों ओर या तो ठंडी हवा या तेल को बच्चों इसमें प्रवाहित कर देते हैं। या तो ठंडी हवा इसमें बच्चों इसके चारों तरफ ट्रांसफार्मर के, या फिर बच्चों तेल प्रवाहित इसमें कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराओं में हानि, भंवर धाराओं में हानि की बात करें बच्चों तो ट्रांसफार्मर की लोहे की रॉड में भंवर धाराएं स्थापित होने से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। बच्चों ट्रांसफार्मर की लोहे की जो रॉड है, अब पूर्ण रूप से तो इसमें ये भंवर धाराएं खत्म नहीं की जा सकती, कुछ न कुछ तो होंगी ना, ये छोटी छोटी पत्तियां इनमें भी होंगी, तो बच्चों भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण कुछ न कुछ ऊर्जा ह्रास हो जाता है इसमें भी, जिसे रॉड को पटलित करके कम किया जा सकता है, और हम इसे पटलित करके इसे कम कर सकते हैं, थोड़ा सा, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। फ्लक्स हानि की बात करें, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का युग्मन कभी कभी पूर्ण नहीं होता, या कहें कभी भी पूर्ण नहीं होता है, कभी भी पूर्ण नहीं होता है। यानी कि ये जो फेरों की संख्या है और जो दूसरे कुंडली के फेरों की संख्या है वो कभी भी बराबर नहीं होती है, तो कुछ फेरे इससे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। कभी भी तो युग्मन पूर्ण नहीं होगा, अतः प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से नहीं गुजर पाता है। यानी पहली कुंडली का जो फ्लक्स है तो द्वितीय कुंडली से कभी नहीं गुजरेगा, ठीक है, जिससे फ्लक्स की कुछ हानि हो जाती है, जिससे फ्लक्स की कुछ हानि ऊर्जा के रूप में हो जाती है बच्चों, ठीक है। इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, फ्लक्स हानि कह सकते हैं। इसे हम कभी भी टाल नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर की और दो बातें यहाँ पे जान लीजिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और दूसरी बात, ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती है। आधुनिक ट्रांसफार्मरों की दक्षता बच्चों 90% तक होती है, ठीक है। और ये था ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ बच्चों। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 11 का, ये आप